स्टॉप हो गया। तो हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो है कि जनरली तौर पे है कि बच्चों का शिकायत ये होता है, अभी टेस्ट सीरीज में शिकायत कर रहे थे ये लोग कि सर है कि वर्ल्ड में इंडिया पूछ लिया गया था, तो बगैर इंडिया का वर्ल्ड का है कि कल्पना की जा सकती है, या फिर बिना वर्ल्ड का इंडिया की कल्पना की जा सकती है? इंडिया का है, वर्ल्ड में ही है, वर्ल्ड का ही एक पार्ट है ना। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे है कि आपको जो पढ़ाएंगे तो उसमें है कि इंडिया को छोड़ के पढ़ाएंगे, है ना, इंडिया को छोड़ करके पढ़ाएंगे। और हमें देखने की कोशिश करेंगे ये कि इंडिया इंडिया जो है ना, उसको सेपरेट पार्ट पढ़ेंगे, चूंकि क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो वर्ल्ड से जो है टोटल ज्योग्राफी में जो है कि कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल ज्योग्राफी से जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कितने क्वेश्चन पूछे जाते 20। 12-15। हैं? हाँ, 20 सर। एक ने 20 बोला, दूसरे और कोई? वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन, 5 को क्वेश्चन है। अच्छा, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इंडियन ज्योग्राफी से बाकी इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। टोटल 15 के आसपास, और 12-15 इसी के आसपास। और बच्चे तो 12-15 लाख पढ़ा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो उसको छोड़ देना है। 20 से 25 रहता है सर। 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। और भी बच्चे, और बच्चों ने एनालिसिस किया है? नहीं किया है? सर 15 के आसपास ही 15 रहता से है। 20 जी 14 से 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है उसमें। 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, 20 से 25 के बीच में कितने लोग हैं? हम है सर। हाँ, और 2 और हैंड राइज कीजिए, हम भी देख लेते हैं कितने लोगों को सही सिलेबस पता है। कितने लोगों को सही सिलेबस पता है? हाँ, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही सिलेबस पता है। टोटल ज्योग्राफी में जो है 20 से 25 क्वेश्चन है राइज होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो है राइज होते हैं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन राइज होते हैं, जिसमें जाके आप इसको 2 पार्ट में अगर बांटेंगे तो 10 क्वेश्चन जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, और 15 क्वेश्चन जो है आपके राउंड जो है ना, ये आपके इंडियन ज्योग्राफी से है ना। ये 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। हम लोग कुछ फिजिकल की बात कर लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह तमाम चीजों की, ठीक है, तो सब इसी में आ जाएगा, वर्ल्ड वाले में ही हम रख लेंगे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का जो एक रूप है ना, वो हम लोग उसको बेहतर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि चलिए एक एक करके जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। सबसे पहले जो है कि आप देखिए इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है कि क्या देखेंगे, तो सबसे पहले जो है कि लिख लीजिए इसमें जो देखेंगे हम लोग। अच्छा, भूगोल को कैसे देखते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं आप लोग? भूगोल को कितने पार्ट में बांटा गया है? एक मानव भूगोल होता है, लगभग 3-4 पार्ट में बांटा गया है। 3-4 पार्ट में बांटा गया है, बाकी छोड़ देते हैं, नहीं? ये जैसे हिस्ट्री भी भूगोल में ही आता है। अच्छा, हिस्ट्री भी भूगोल में ही आता है, हिस्ट्री भी भूगोल में आता है। चलिए, इसको जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है कि हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, इसको 2 या 3 पार्ट में बांट लेते हैं। कितने पार्ट में बांटना है? लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको जो है कि हम लोग और इस तरह से बांटते हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी,
फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल की ज्योग्राफी की बात लिख लीजिए। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी ना, दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी को जो है, फिजिकल ज्योग्राफी को 3 पार्टों में बांट दीजिए, 3 पार्टों में। तो लिख लीजिए 3 पार्ट में कौन कौन सा लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, पहला, पहला लिख लीजिए इसमें, अस्त्रमंडल, 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 जलमंडल और वायुमंडल, 3 पार्ट में बांट लिया। फिर उधर जो है कि महाद्वीपीय ज्योग्राफी में देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, इसमें एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर ओशनिया, 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 ओशनिया। हम लोगों ने दो दो पार्ट देखा था, जो फिजिकल ज्योग्राफी और महाद्वीपीय। तीसरा पार्ट लिख लीजिए उसका, तीसरा में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए जहां से आपके सवाल बहुत ही कम पूछता है, नहीं पूछता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़ना है ना। यहाँ से सवाल विपेशी कभी नहीं करता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हमें नहीं देखना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें देखना है, जो है कि इंडस्ट्री वगैरह जो है ना, यहाँ पे इससे पूछे जाते हैं जनरली तौर पे। तो इसको थोड़ा सा है कि हम लोग कर लेंगे, तो वो जब हम जब महाद्वीप करेंगे तो उसी में कि सारा समेटते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात हो गई। थोड़ा सा है कि इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप ही लोग से जान लेते हैं। भूगोल किसको कहते हैं बता दीजिए। भूगोल की क्या उपयोगिता है सिविल सर्विसेज, एक सिविल सेवक बनने के लिए भूगोल का क्या उपयोगिता है? कहाँ करेंगे उपयोग भूगोल, भूगोल का सिविल सर्वेंट बनने के लिए? क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको भूगोल? बताइए। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक पढ़ाएंगे नहीं। बोलिए, मुंह खोलिए। सर हम्म, आज ने हम्म, कहा कि हम्म। उससे विश्व भूगोल। लेफ्ट, लेफ्ट होकर के जुड़ जाइए एक बार, जिनकी भी आवाज कट रही है। हाँ अंशु बताइए, आप हैंड राइज कर रहे हैं। सर, विश्व भूगोल हमारे पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान कराता है। पृथ्वी पर और सर जब तक सर शिक्षा मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए भूगोल की स्टडी की जाती है। केवल पर्यावरण के बीच, और कुछ? अंश, हाँ अमन बताएं। सर जैसे कि हम कहीं पे भी कोई भी नीति बनाते हैं तो मैदानी क्षेत्र की अलग समस्या होती है और बिल्कुल सही, पहाड़ी क्षेत्र की अलग समस्या होती है, तो नीति बहुत अच्छा, निर्धारण में इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंस। बहुत अच्छा। और कोई? संदीप?
अभी क्षेत्रवाद पर बात कर दूं, है ना, तो सब फुट पड़ेंगे, है ना। और केवल उपयोगिता पूछ दिया है ज्योग्राफी का, तो अमन को छोड़कर के कोई करीब नहीं पूछ रहे हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय सर है भूगोल एक जिसका उद्देश्य लोग विश्व का आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, भूत, धरातल क्षेत्र में जो जो देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान जो प्राप्त होते है उसे हम भूगोल कहते हैं। अच्छा, उपयोगिता क्या है इसमें? क्या उपयोग, क्यों पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए, क्या जरूरी है? मानव इसमें पृथ्वी सर का निर्माण मानव हो के रहा था उस समय तो एक महाद्वीपीय पिंड था जो कि एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड था। हम्म, उसी समय से तोड़कर फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से 3 गोंडवाना लैंड टूटा था, उसमें एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ था। उसके पहले अंगारा लैंड से 4 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, मैं दक्षिणी अमेरिका। सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और डिलीवर कर रहे हैं। मेंस में यही करेंगे ना? आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आपका नाम बताइए, तो आप दादाजी का नाम बताने लगे, फूफा जी का नाम बताने लगे। टू द पॉइंट बताइए, क्या उपयोगिता है? सर हाँ, भूगोल के अंदर मानव जीवन का भी अध्ययन किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे जनसंख्या संबंधी है, कोई आदिवासी है, जनजाति है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो नीति बनाए जाएंगे। अगर ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं होगा तो उसका निर्धारण कैसे होगा, उनकी नीतियों का निर्धारण कैसे होगा? बिल्कुल सही। इसलिए उनके नीति निर्धारण के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि ज्योग्राफी आपसे क्यों पढ़वाया जा रहा है ना, क्यों नॉलेज मांगा जा रहा है आपसे, सर, है ना? क्योंकि बिहार क्या है, सर अगर हम लोग जी सर, अगर हम लोग सिविल सर्विस का क्रैक करते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ एक स्थल के लिए नहीं, हम लोग जैसे कि देश के से जुड़ जाते हैं, देश विदेश हर क्षेत्र में वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, पारिस्थितिक तंत्र है, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ मानव जीवन के रहन सहन, आचार व्यवहार की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में अगर हमारी पोस्टिंग होती है या फिर मैदानी क्षेत्र में, हर जगह की रहन सहन और वहाँ की दशाएं हैं उन्हें जानना जरूरी होगा। और विदेशी संबंध वगैरह ये सब भी हम लोग भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ पाएंगे। और अगर हम उससे भली भांति हमें जानकारी होगी तो हम हर तरह की परिस्थितियों का एज अ सिविल सर्विस के तहत हम लोग उसका मतलब उसको निदान करने में या फिर उसकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सिविल सर्विसेज मतलब मीन्स कंप्लीट मैन, है ना। अगर कोई सिविल सर्विसेज को क्रैक करता है तो वो कौन करता है? कंप्लीट मैन, है ना। उनको ज्योग्राफी पे पकड़ होनी चाहिए, उनको पॉलिटी पे पकड़ होनी चाहिए, उन्हें इकोनॉमिक्स पे पकड़ होना चाहिए, उन्हें हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तमाम चीजें, उन्हें करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए, वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट जो है और मिला करके आपको एक संपूर्ण ज्ञान जो है उपलब्ध कराता है ना। और यहाँ पे है कि आपने देखा होगा कि ये सब सारी जो सब्जेक्ट है आपके क्षमता को क्या करता है? डेवलप कर देता है। आपके सोचने के तरीकों का क्या करता है? विकास हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ज्योग्राफी का क्या इस्तेमाल है ना। अगर है कि आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो अभी है कि सुप्रिया ने बताया कि भारत क्या है? विविधतापूर्ण देश है ना। कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ है ना। कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है तो कहीं पे हॉट डेजर्ट है ना। राजस्थान में हॉट डेजर्ट है, जम्मू कश्मीर में कोल्ड डेजर्ट है ना। कहीं पे पठारी भाग है तो कहीं पे पहाड़ी भाग है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पे है कि नदियां हैं तो कहीं नदियां बिल्कुल है ही नहीं, कहीं पे है कि ये सघन जनसंख्या है तो कहीं विरल जनसंख्या है, कहीं पे है कि आपका क्या कहते हैं मानव बसावट जो है कि घना है ना। तो कहीं जो है कि मानव बसावट है ही नहीं, है ना, कहीं है ही नहीं। सीधी सी बात है कि आपको जब क्षेत्रों के बारे में अध्ययन नहीं होगा, क्षेत्र आप भारत के को नहीं जानेंगे, आप वर्ल्ड को नहीं जानेंगे,
है ना। तो आप जो है कि किसी भी योजना और परियोजना को सही ढंग से लागू करने में सक्षम नहीं होंगे। और मालूम चला कि आपको जानकारी है नहीं कि कहाँ पे बाढ़ आ रही है। अब बाढ़ वाला सहायता अनुदान जो है कि राजस्थान में भेज दिए, है ना। तो क्या होगा? और सुखाड़ वाला सहायता योजना जो है अब बिहार में के बाढ़ वाले एरिया में, बिहार तो क्या होगा? बिहार को सस्पेंड हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि यहाँ पे है कि आपकी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, है ना, जो आप डेवलपमेंट का जो आपका मॉडल होगा, है ना, उन सब सारे का अध्ययन जो है ज्योग्राफी के तहत ही करेंगे, है ना। है ऐसा है या नहीं है? अब जैसे कि बिहार, अब चलिए बीपीएससी क्रैक करते हैं, तो बीपीएससी के लिए क्यों ज्योग्राफी जरूरी है? आप देखते हैं कि बिहार को अगर बांटा जाए, है ना, तो मुख्य रूप से हम दो भाग में बांटते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में जो है, हाँ परमानंद कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हम लोग जब डीएम के ऑफिस में जाते हैं और या एसपी हो या एसडीएम एसडीओ, इस सब लोगों के कार्यालय में उनका नक्शा लगा हुआ रहता है, उनके एरिया का नक्शा लगा रहता है, जिससे कि उनको एरिया का तो भी एक तरह का ज्योग्राफी है ना सर। ज्योग्राफी बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा। सीधी सी बात है कि आपको कौन से एरिया में कौन सी घटनाएं घट रही है, क्यों घट रही है, वहाँ के लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, डेवलपमेंट अगर किसी क्षेत्र में है और किसी क्षेत्र में नहीं है तो क्यों नहीं है ना। सीधी सी बात है कि हर जगह करप्शन वाला मुद्दा तो घुसाएंगे नहीं, हर जगह तो सरकार को कहेंगे नहीं कि निकम्मी सरकार है। वहाँ का तो है कि आपको एनवायरमेंट भी तो देखना पड़ेगा, डेवलपमेंट के मुद्दे में तो एनवायरमेंट भी देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। अगर बात बिहार की जाए तो बिहार में जो है अन्य जगहों से डेवलपमेंट कम क्यों है? क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वैसा है ना, जिससे वहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है। अभी एक जो है कि हमने आर्टिकल जो है कि मैं पिछले साल आर्टिकल लिखा था, उसको है कि किसी बच्चे ने है कि शेयर करना शुरू किया, तो मैंने भी उसको शेयर कर दिया। अब पेपर में आर्टिकल लिखा था बिहार का विभाजन का, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखा था। तो मैंने कहा कि जो बिहार विभाजन जो है ये मुख्य कारणों में से एक है। अगर जिस समय है कि पॉलिटिकल बिल, जिस समय जो है कि झारखंड बिहार के साथ था, उस समय पॉलिटिकल बिल का अभाव था। अब जब पॉलिटिकल बिल है तो यहाँ संसाधन नहीं है, अब संसाधन नहीं है तो डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो झारखंड ये उम्मीद करके चला था कि हम खनिज संसाधनों के बल पे हम डेवलप हो जाएंगे, वो वहाँ जो है कि पहले जो डेवलपमेंट था वही तक डेवलपमेंट है, नया कोई विकास हुआ नहीं है। अब भारत के 40% जो है कि संसाधन अपने आप में समेटे हुए हैं, है ना, और तो फिर भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ आपने देखा कि पिछले 20 सालों में जो है कि सरकारें आई और गई। ये पहला बार सोरेन सरकार है जो अभी 2 साल चला है ना, नहीं तो है कि हमेशा सरकारें बदलते रहती है, आते रहती, जाते रहते। सिविल सर्विसेज है कि 20 सालों में 21 सालों में जो है कि मात्र कितने बार हुए, 6 टाइम हुए हैं, 6 टाइम, 6 टाइम हुए ना, 6 टाइम हुए, 7th आया हुआ है, तो 6 टाइम मात्र हुए। और जितने भी सिविल सर्विसेज हुए सब में करप्शन हुए हैं, सब पे सब जो है कि कोर्ट केस और पेंडिंग हुए हैं, रिव्यू हुए हैं, है ना, कट ऑफ कि निर्धारित नहीं कर पाता है। सीधी सी बात है कि आप इन सब सारी चीजों का जो है कि आप देखेंगे तो अध्ययन जो है कि हमें करना होगा ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी का अध्ययन इसलिए सिविल सर्विसेज में उपयोगी है कि आप किसी भी क्षेत्र के बारे में विशेष तरीके से जान सके, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है। आप उस क्षेत्र के जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, इस क्षेत्र की जनसंख्या किस पे आधारित है, क्या शहरी क्षेत्र है, क्या ग्रामीण क्षेत्र है, क्या कृषि पे आधारित है, क्या इंडस्ट्री क्षेत्र पे आधारित है, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, यहाँ पे क्या वाटर की समस्या है, या है कि ड्राई क्षेत्र है, ड्रॉट वाला एरिया है ना, वाटर लॉगिंग वाला एरिया है या ड्रॉट वाला एरिया है
ये सब तमाम चीजें आप जानेंगे। इस क्षेत्र में एक जो है कि अगर आपको भौगोलिक जानकारी नहीं होगा, अगर है कि उस क्षेत्र का सॉइल के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो आप कृषि से संबंधित योजनाएं परियोजनाएं आप सही ढंग से नहीं लागू कर पाएंगे। आप, है ना, कुछ उस तरह से आपका हाल हो जाएगा जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का एक फेमस कैरेक्टर है ना, जिसने योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनाई, है ना, सबसे विद्वान भी था। हाँ, जिसने योजनाएं मतलब अभी विश्व वर्ल्ड में देखा जाता है, उसका स्थान माना जाता है, उसने योजनाएं बहुत अच्छी बनाई, है ना, लेकिन बिना ज्ञान के, है ना। उसे कब लागू करना था, कब लागू नहीं करना था, वो उसका ध्यान उन्हें नहीं रखा। तो आपकी हाल भी वही हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बाढ़ वाला एरिया में जो है, बाढ़ वाला एरिया में है कि सूखा प्रभावित वाला ये भेज देंगे, योजनाएं लागू कर देंगे, और सूखा वाला में बाढ़ वाला लागू कर देंगे, तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, दोनों तरह के लोग मारे जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होनी चाहिए, आपको वहाँ की जनसंख्या के बारे में पता होनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या मॉडल होनी चाहिए, है ना। ये सब सारे के सारे जो है, आप जब तक ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक के आप कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना। तो ये चीजें, अब इसमें वर्ल्ड क्यों शामिल किया गया, वर्ल्ड क्यों शामिल किया गया, तो सीधी सी बात है, देखिए वर्ल्ड इसलिए आपको शामिल किया गया है कि चीजें है कि आपको देखना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। आपको इंडिया से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर बिहार में है तो बिहार का कंपैरिजन आप कहाँ से करते हैं, इंडिया से करते हैं, और वर्ल्ड से भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो है कि आपको बताया गया कि वर्ल्ड में जो है कि आपको देखना है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड का है, वही जो फिजिकल ज्योग्राफी लगभग बिहार का है। बिहार वर्ल्ड से अलग तो है नहीं, तो ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जानना आपको ये जरूरी है कि ये जो कौन सी चट्टानें जो है बिहार में है, कौन सी मिट्टियाँ बिहार में है, कौन बिहार का निर्माण जो है कि किस काल में हुआ है, ये जानने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी कि खनिज संसाधन अगर है बिहार में तो वर्ल्ड लेवल में हम कहाँ पे हैं, हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा, जो डेवलपमेंट का मॉडल हो, है ना, वो कैसा हो, है ना। सीधी सी बात है कि हमने कि डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो सभी का अध्ययन करके ही हम लोग लाते हैं, है ना, नहीं लाते। आपने देखा होगा मनरेगा जो है ना, मनरेगा जो है कि जब है कि 1930 में ये वहाँ पे जो आया था आर्थिक मंदी, तो उस समय जो योजनाएं बनी थी न्यू डील, है ना, उसी के तर्ज पे यहाँ पे मनरेगा जैसा जो व्यवस्था आपने लागू किया। तो आपको है कि टोटल जो है कि आपका पर्यावरण जो गतिविधियां हैं, है ना, वो आपको जानने की जरूरत होगी। तो ये जो है कि सिविल सर्विसेज में जो है कि आपकी योजनाएं परियोजनाएं, है ना, क्षेत्र विशेष की जानकारी, सॉइल की जानकारी, वाटर की जानकारी, तमाम चीज, कृषि पैटर्न की जानकारी अगर होगी तो आप गवर्नमेंट की योजनाओं को बेहतर ढंग से आप लागू कर सकेंगे। ठीक है, तो इस पे जो है कि आप इसके लिए जो है आपको ज्योग्राफी की जानकारी जरूरी है। अभी उन्होंने कहा कि परमानंद ने एक बात बोली कि सर है कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो उस क्षेत्र का जो है कि ये क्या कहते हैं मैप लगा होता है। मेरे पास भी बहुत सारे मैप है, देखिए इधर देखिए, यहाँ भी देखिए, है ना, इधर देखिए, इधर है, पूरे रूम में जो है मैपिंग है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा मैपिंग, है ना, नीचे भी मैपिंग दिख रहा है, उस साइड में भी मैपिंग है। मैं आप लोगों से जब बातें करता हूँ तो आप लोग का समय पूछता हूँ कहाँ पे है ना, तो सीधी सी बात है कि मैं हर जगह तो गया नहीं हूँ, है ना। बिहार में जो है मैं छपरा और एक बार एक दरभंगा, मुजफ्फरपुर एक बार विजिट किया है। एक छपरा में मैं रहा हूँ 2 साल, पटना और नालंदा, इनके अलावा मैं किसी भी क्षेत्र में नहीं गया हूँ। लेकिन वैशाली नहीं गए सर? वैशाली एक बार शादी में गया था, है ना, एक बार शादी में गया था। उस समय बहुत छोटा था मैं, है ना, 8 क्लास में पढ़ रहा था, उस समय गया था। तो उस समय के जाना ना जाना बराबर है, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो अब जो है कि आप लोगों से पूछते हैं आप कहाँ पे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम अगर नहीं जानते फिर भी मुझे पता होता है कि आप जो लोकेशन बता रहे हैं वो कहाँ पे है। तो वो इस वजह से कि हमने बिहार की मैप को जो है कि मैं पूरी तरह से समझता हूँ, है ना, और पूरी तरह से मुझे पता है कि कौन क्षेत्र कहाँ पे है, कौन से गाँव कहाँ पे पड़ता है
है ना। और आप लोग से इतना दिनों से जुड़ा हूँ, करीब करीब 2014 से जो है कि मैं इस क्षेत्र में टीचिंग लाइन में हूँ, और सिविल सर्विसेज का एक बहुत जो है कि गहरा अध्ययन किया है। तो वो चीज़ है कि हमारे पास है कि बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया के सारे क्षेत्र के बारे में है कि मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे देखने की जरूरत क्या है ना। तो आपको एक समझ ओवरऑल डेवलप करना होगा, है ना। और दूसरी चीज है कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या होगा, है ना, ये आपको पता होगा। किसके कारण? ज्योग्राफी के कारण ही। अब हर चीज तो है कि आप पब्लिक से जाकर के सर्वे तो करेंगे नहीं, है ना। अभी उन्होंने कहा कि सर मैप लगा होता है, मैप लगा होता है तो उसको कौन सी घटना कहाँ पे घट रही है और किस डायरेक्शन में जाना, कितना देर लगेगा, है ना, उस मैप से अनुमान लगा लेते हैं लोग। लगा लेते नहीं लगा लेते? लगा लेते हैं। तो इसके लिए चलिए छोड़िए इन सब बातों को। अब जो है कि हम लोग थोड़ा सा आते हैं काम के मुद्दे पे, है ना। तो कुछ जो है कि ज्योग्राफी का जो है कि ये क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तो लिख लीजिए ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी जो है लैटिन शब्द नोट कर लीजिए। ज्योग्राफी जो है लैटिन शब्द जियो प्लस ग्राफिक से मिलकर बना है ना। ज्योग्राफी, है ना, ग्राफिक से मिलकर बना है, ठीक है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे है कि जियो मतलब भूमि, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफिक का अर्थ होता है व्याख्या करना, यानी वर्णन करना, व्याख्या या वर्णन करना, इंपैशी करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्टार्टिंग में जो है कि ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, आपका स्टार्टिंग में क्या था, केवल हिस्ट्री था, है ना। सारे सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री से जुड़े थे, है ना, सारे सब्जेक्ट इसी से निकला। इसमें है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री में ज्योग्राफी शामिल था, बायोलॉजी शामिल था, है ना, साइंस शामिल था, सारे शामिल थे। कहानी के तौर पे हम सारे के डेवलपमेंट को हिस्ट्री से ही जानते थे। अभी भी आप बात करेंगे, है ना, तो पृथ्वी की संरचना की बात करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे, तो क्या है, जस्ट लाइक ए हिस्ट्री है या नहीं है? नहीं है? हाँ सर, जस्ट लाइक ए हिस्ट्री। बात बोले कि ज्योग्राफी का है, लेकिन आप तो वो बीते हुए काल की बात कर रहे हैं, और बीते काल की बात करें तो वो हिस्ट्री में आ जाएगा। इसी को तो भौतिक भूगोल मानव भूगोल में बांटा गया था। भौतिक भूगोल में खगोलीय भूगोल, भू भूगोल, जलवायु भूगोल, वायुमंडलीय भूगोल, और मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। भगवान जी चुप हो जाइए, ठीक है सुशील, है ना, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप उसको समझ लीजिए, वो सब सारी बात की बातें हैं। ओके, ये सब डेवलप, ये जो है कैटेगराइज होने के बाद वो ज्योग्राफी को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ तो मैं केवल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट था, एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ समझते थे आप। स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं था। तो चलिए हम लोग जो है कि आप चाहे ह्यूमन का डेवलपमेंट की बात करें, है ना, चाहे पृथ्वी का डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो सबके सब गोल मटोल में जो है हिस्ट्री के तहत ही अध्ययन करते थे। अब इसमें जो है कि सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किसने डिफाइन करने की कोशिश किया? तो आपने इराटोस्थेनीज का नाम सुना है? यस सर, इसी को तो भूगोल को पिता कहते हैं।
जनक कहते हैं। इरेटोस्थनीज का नाम सुने? तो सबसे पहले के एक सब्जेक्ट के रूप में जो है इरेटोस्थनीज जो है भूगोल को डिफाइन करने की कोशिश किया। ठीक है, इरेटोस्थनीज जो है भूगोल को डिफाइन करने की कोशिश किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए, लिख लीजिए। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, अध्ययन शास्त्र के रूप अध्ययन शास्त्र के रूप में, अध्ययन शास्त्र के रूप में यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका सीए कर लीजिएगा तो ज्योग्राफिका हो जाएगा। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग किया। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। ज्योग्राफी का नामकरण एवं वो तो ऑलरेडी यूनानी विद्वान लिखा दिया तो फिर दिक्कत नहीं होगी, या फिर से लिख लीजिए। ज्योग्राफी का नामकरण एवं सब्जेक्ट के रूप में यूनानी विद्वान ने स्थापित किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। हिकैटियस नाम सुना है? यस सर। हाँ, कौन है? पड़ोसी? ना पड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं, भूगोल का जनक है। चलिए लिख लीजिए। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस प्रियोडोडस जस इसका मतलब जस्ट पीरियोडोस का मतलब लिख लीजिए। पृथ्वी का वर्णन शॉर्टकट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। जस्ट पीरियोडोस का अर्थ है, जस्ट पीरियोडोस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध रूप में समावेश किया। जस्ट एक मिनट। समावेश किया। साउंड नहीं आ रही है।
नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया का? सर लेफ्ट हो गए सर हैं। लेफ्ट हो गए हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। कनेक्ट हो पाया हूँ मैं। थोड़ी नेटवर्क जो है ना इशू कर रहा है ना, और ये इशू जो है दोपहर से ही कर रहा है। ओके, तो हो सकता है कि नेटवर्क सही नहीं हो पाएगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। अभी कनेक्ट हो कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। हम लोग क्या बात कर रहे थे? भूगोल के जसप्रीत ने पुस्तक लिखा था। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। भूगोल को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, मान्यता प्राप्त हुआ। एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में 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 भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ, जिसके लिख लीजिए, जिसके दो विचारधाराएं थी। संभववाद, पहला संभववाद और दूसरा नियतिवाद। संभववाद क्या कहता है? संभववाद के तहत लिख लीजिए, संभववाद, इसके तहत मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त
तथा वह प्रकृति प्रदत्त वह प्रकृति प्रदत्त तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को 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 अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। संभववाद में सारे संभावनाओं पर ही टिका हुआ है। नेक्स्ट लीजिए, नियतिवाद। इसके तहत मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है। कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है। कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। निश्चयवाद क्या लिखा था? नियतिवाद ना? हाँ वही तो ये नियतिवाद। निश्चयवाद है, नीतिवाद। हाँ वही निश्चयवाद नियतिवाद एक ही है। लिख लीजिए। निश्चयवाद के समर्थक है भूगोलवेत्ता रीटर रैटजेल हांगटन एनल सैमुअल और उसमें जो है कौन था? वाइडल डी ला ब्लाश और फैब्रे। किसमें? संभववाद में। अब डिफिनेशन है कि आप अपने तरह से देख लीजिएगा, है ना? लिख लीजिए। भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं लिख लीजिए। इसमें भूगोल की शाखाएं कौन कौन से? लिख लीजिए। परंपरा के आधार पर भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। 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 भौतिक भूगोल की, है ना? भौतिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। लिख लीजिए। कौन कौन सी? लिख लीजिए। भूगणितीय भूगोल, स्थलाकृति भूगोल,
जैव भूगोल, मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, स्थलाकृति विज्ञान, नृवंश भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल। दूसरा लिख लीजिए, मानव भूगोल को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, तो कौन कौन है लिख लीजिए। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, सेंसस ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और हैबिटेट ज्योग्राफी, ये आवासीय भूगोल। क्या चाहिए लास्ट ना? आवासीय भूगोल, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ वैज्ञानिक और उसका जो है कि जनक है ना, लिख लीजिए। भूगोल के प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोज, लिख लीजिए। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज नाम सुना है? भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। पोलिडोनियस लिखना पड़ेगा क्या कि आप लोग करते चले जाओगे? पोलिडोनियस, करते पोलिडोनियस। नेक्स्ट लिख लीजिए। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर। कार्ल ओ साबर। भूगणितीय भूगोल के जनक थेल्स व एनेक्शिमेंडर। थेल्स एवं एनेक्शिमेंडर। एनेक्शिमेंडर। क्षेत्रीय भूगोल कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहस। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहस। मार्टिन बैहस। नेक्स्ट लिख लीजिए। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्शिमेंडर। लिख लीजिए। एनेक्शिमेंडर। एनेक्शिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का निर्माता या रचनाकार है ना, स्ट्रैबो। नाम सुना है सबका? स्ट्रैबो। अगर बिहारी नाम होता तो दुखन महतो, छेदी महतो, नहीं लाल बादशाह, ऐसा नाम होते। चलिए लिख लीजिए। वातावरणवाद का प्रणेता हेरोडोटस। वातावरणवाद का प्रणेता हेरोडोटस। हेरोडोटस। प्रादेशिक भूगोल का प्रथम अध्ययन करता हर्वर्टसन। हर्वर्टसन लिख लीजिए। लिख लीजिए।
सन, हर्बर्ट सन, लिख लीजिए। मॉडल संकल्पना का जनक पीटर हैगेट, पीटर हैगेट, पीटर हैगेट, पीटर हैगेट। पीटर हैगेट। महाद्वीपीय विस्थापन के जनक वेगनर, वेगनर, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। जहां भी बीपीएससी ये बोलता हूं तो बीपीएससी लिख देना है, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस, हैरी हेस, हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस, हैरी हेस। हैरी हेस। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। देखिए रोमन लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यूनान तथा रोमन के अनेक अनेक विद्वानों ने भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं हिकैटियस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिपार्कस, पोलिबियस, पोसिडोनियस, स्ट्रैबो, टालेमी। नेक्स्ट लिख लीजिए। अरस्तु प्रथम प्रथम दार्शनिक थे, अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने जिन्होंने यह बताया कि जिन्होंने यह बताया कि क्या बताया, लिख लीजिए। पृथ्वी का आकार गोलीय है, स्फेरिकल। नेक्स्ट लिख लीजिए। टॉलेमी, टॉलेमी समान भूगोल एवं मानचित्र कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। स्ट्रैबो के अनुसार पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार है, अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार है। अंडा कैसा होता है? हाइपरबोलिक होता है। देखा है अंडा? नहीं देखा? कितना खा गए होंगे। अच्छा, खा गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और चीजों का वर्णन कर लेते हैं, है ना। कुछ कुछ लिख लीजिए। कार्ल लीटर, पहले इस ऐसे लिख लीजिए, कार्ल लीटर को छोड़ करके इसको लिख लीजिए। क्या कहते हैं? जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मस में
कॉस्मस में सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर के विकास की, पनामा नहर बनाने का विचार रखा था। आवाज सर कट गई थी फिर से। पनामा नहर बनाने का विचार रखा था। नेक्स्ट लिख लीजिए। हमबोल्ट ने ही सर्वप्रथम कैलिमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, हमबोल्ट ने ही सर्वप्रथम कैलिमेटोलॉजी लिख लोगे, बोल्ट सर्वप्रथम कैलिमेटोलॉजी ब्रैकेट में जलवायु विज्ञान का प्रतिपादन किया था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दर्शाया था। ये सब सारी चीजें पूछेगा नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। कार्ल रिटर ने मानव विज्ञान के संबंध में अध्ययन किया। इनके अनुसार पृथ्वी और उसके निवासियों के में परस्पर संबंध होते हैं। पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर संबंध होते हैं। पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर संबंध होते हैं। परस्पर संबंध होते हैं। परस्पर संबंध होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। परस्पर संबंध होते हैं। भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का भूमि पर सर रिपीट करेंगे? भूमि का निवास, ये लिख लीजिए। भूमि पर ये क्या कहते हैं, भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का भूमि पर प्रभाव होता है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख भौगोलिक खोजें, है ना, प्रमुख भौगोलिक खोजों को लिख लीजिए। एक तरफ देश लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ वर्ष लिख लीजिएगा और तीसरे में खोजकर्ता का नाम लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे 3 लाइन बना लीजिए, 3 खांचे बना लीजिए, है ना, इस तरह से, है ना। एक तरफ देश लिख लीजिए, दूसरा वर्ष लिख लीजिए और तीसरा में जो है खोजकर्ता लिख लीजिए। बिल्कुल 0 से लेके जा रहा हूं और ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिए। भारत कब खोजा गया? 1498 में। हाँ, 1498, 498। खोजकर्ता वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली था। हम सोचे दरभंगा का था। आगे चलते हैं। मान लीजिए चीन। दरभंगा नहीं लिखना है, मैं केवल ऐसे ही आप लोगों को फंसाने के लिए दरभंगा बोलता हूँ और उसका कोई ताल्लुकात ज्योग्राफी से नहीं है।
चलिए हम लोग कर लेते हैं। चीन 1272 में, खोजकर्ता मार्को पोलो, ये कहाँ का था? ये था, नहीं मार्को पोलो था, इटली का। इटली का था। दक्षिण चीन 1440 में, निकोलो डी कॉन्टी, यह भी इटली का था, वेनिस का। जापान 1549, सेंट फ्रांसिस जेवियर, स्पेन के थे, सेंट फ्रांसिस जेवियर खोजकर्ता। नेक्स्ट लिख लीजिए। मंगोलिया 1873, खोजकर्ता परझे वाल्स्की। मंगोलिया खोज कब? पहले लिख लीजिए, ये मंगोलिया जो है 1873 में, परझे वाल्स्की, ये जो है कहाँ का है? रशियन है। अरब का खोज 1762 में, और ये किया है किसने? कार्स्टन निबूर, ये जर्मनी का है। वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस, ये कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का। कहाँ का है? कोलंबस 1494 में किया है। और कोलंबस कहाँ का है? इटली का। ग्रीनलैंड 1892, इसकी खोज करता रॉबर्ट पियरी। और ये कहाँ के हैं? यूएसए। लेब्राडोर, ये जो है एरिक्सन, इसकी खोज एरिक्सन, नॉर्वे के। प्रशांत महासागर, ये 1513 में खोज किया है इसका। और बास्को नूनेज डी बाल्बोआ। आगे चलते हैं। हडसन की खाड़ी, इसकी खोज 1610 में हेनरी हडसन ने किया था, उसी के नाम पे है हडसन। हेनरी हडसन ने, उसी के नाम पे हडसन रखा गया, हडसन की खाड़ी। मिसिसिपी मिसौरी हर्नेंडो डी शिटो, ये स्पेन के हैं। सेंट लॉरेंस मिसिसिपी मिसौरी, ये हडसन की खोज कब बताए थे? हाँ हडसन की खाड़ी की खोज हडसन, हेनरी हडसन, अभी तो बताया आपने, सुना नहीं? बस सेंट लॉरेंस जैक्यूश कार्टियर, खोज जो है 1534 में। केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज 1487 में, केप ऑफ गुड होप 1487 में। किसने खोज किया था? बार्थोलोमो डियाज, ये पुर्तगीज है। नॉर्थ कैप, इसको खोज जो है 870 में किया था, और खोज करता ओटार, नॉर्वे के। ऑस्ट्रेलिया की खोज आसिमान कुक 1770 में, कैप्टन जेम्स कुक ने। न्यूजीलैंड की खोज, आसिमान भी आता है। न्यूजीलैंड की खोज लिख लीजिए। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में तास्मान ने किया था। ये नीदरलैंड का था। ब्राजील ओशिनिया की खोज
1500। पेड्रो अल्वारेज ने किया था। उत्तरी ध्रुव 1909 में, इसकी खोज रॉबर्ट पेरी, ये कहां के हैं? अमेरिका। दक्षिणी ध्रुव 1911 में एमंडसन, इस सबका नाम सुना होगा आपने। नॉर्वे का है, नॉर्वे की। हवाई द्वीप कैप्टन कुक 1770 में, हवाई द्वीप 1770 में कैप्टन कुक द्वारा। अलास्का की खोज आपने बेरिंग स्ट्रेट नाम सुना है? हाँ, जल संधि, हाँ सही। अलास्का की खोज 1741 में। और किसने किया है? बेरिंग ने, उसी के नाम पे जल संधि का नाम है। ये कहां का था? डेनमार्क का। डेनमार्क का। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रीनलैंड की खोज 1892 में रॉबर्ट पेरी, अमेरिका के हैं। चलिए, इतना जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसमें से, ठीक है। उसमें से सभी ध्यान नहीं रखना, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है उसी को ध्यान रखना है। चलिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहाँ खींची जाती है? आसमान में कहाँ खींची जाती है? दो देशों के मध्य। दो देशों के मध्य। बहुत दिन के बाद दिखी है सुप्रिया। जी सर, तबीयत ठीक नहीं थी। तो इतना लंबा तबीयत खराब कर लिया? जी सर, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पटना वगैरह जाना पड़ा दिखाने के लिए, चलिए इसलिए। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय सीमा लिख लीजिए। हिडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमा का निर्धारण करता है। ये पूछा हुआ है किसमें? यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट लिख लीजिए। मैनरहीन रेखा सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। 17वीं समानांतर रेखा 17th पैरेलल लाइन, ये जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 24वीं समानांतर रेखा ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसे पाकिस्तान जो है भारत के बीच, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, कहां पर है? कच्छ में। भारत इसको क्या मानता है? अंतरराष्ट्रीय रेखा मानता है, या पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा मानता है, जबकि भारत इसको खारिज करता है। सर्क्रिक वाला नाम सुना है? हाँ सर, जो गुजरात में है, कच्छ। सर्क्रिक कहाँ है? सर्क्रिक कच्छ के रण में से। हाँ, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच। ओडरनेसी रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य। सिगफ्राइड रेखा, सिगफ्राइड रेखा ये प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान खींचा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय खींचा गया था। फ्रांस और जर्मनी के मध्य। ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अभी वर्तमान में पाकिस्तान है ना, लिख लीजिए, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच जिस समय खींचा गया था उस समय पाकिस्तान भारत में था। तालिबान देश है। अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तालिबान। तो कल मैं एक ये क्या कहते हैं ग्रामीणों का इंटरव्यू सुन रहा था, बिहार के ग्रामीण थे, है ना। तो उससे पत्रकार पूछा कि तालिबान के बारे में क्या जानते हैं, तो कहता है तालिबान एक देश है। वही वाली बात आप कर दी। मजबूत देश है सर। मजबूत देश। अच्छा, आपने भी सुना है? जी सर। आपने भी सुना है? आप कब्जा कर लेगा तो देश का निर्माण कर देगा। ये सर पाकिस्तान और किसका होगा सर, ये बोले हैं अभी? ये क्या कहते हैं रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये खींचा गया क्या है 1896 में। तो अफगानिस्तान इसे खारिज करता है, पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, अफगानिस्तान खारिज करता है। मैकमोहन भारत चीन के बीच 1914 में खींचा गया है। भारत इसे स्वीकार करता है जबकि चीन अस्वीकार करता है। अक्साई चीन वगैरह जो क्षेत्र है, तवांग वाला जो क्षेत्र है ना, वो क्या कहता है कि हमारा है ना, और जबकि वो भारत के भौगोलिक प्रदेशों में शामिल है। तो इसको इनकार करता है मानने से चाइना। नेक्स्ट लिख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। इसको कब खींचा गया था? 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, मानचित्रों पर अंकित रेखाएं। मानचित्रों पर अंकित प्रमुख रेखाएं। यहां से एक सवाल पूछता है, ये जो है आपका जो क्या कहते हैं सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी लिख लीजिए ऊपर में। जहां बीपीएससी लिखा, जहां मैं बीपीएससी बोलता हूँ या फिर आप लोग भी पूछ लीजिएगा, मेरे को कभी ध्यान नहीं रहता है ना, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ बोल देने का कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जो है कि वहां पे जो है रिवीजन के टाइम में फोकस करना है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें मानचित्रों पर अंकित रेखाएं जो मानचित्रों पे खींची जाती है ना। तो लिख लीजिए इसमें डेटम रेखा। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, जिसे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। आइसो लिख लीजिए, आइसोबार। आइसोबार समदाब की स्थिति को दिखाने के लिए दर्शाने वाली रेखा, समदाब को दिखाने वाली, मतलब समदाब मतलब समान दाब। ठीक है, समान दाब को दिखाने वाली रेखा। आइसोबात लिख लीजिए।
समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट लिख लीजिए आइसोहेल। आइसोहेल सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा। कंटूर लाइन, इसको आइसोहाइप भी बोलते हैं, कंटूर लाइन। समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई एवं आकार को दर्शाने वाली रेखा। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट आइसोटेक। आइसोटेक आइसोटेक मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति दिखाने वाली रेखा। आइसोटेक। सर रिपीट करेंगे। आइसोटेक मौसम मानचित्र पर, जब आपने देखा होगा टीवी जब देखते होंगे तो कहाँ कहाँ मौसम खराब होने वाला है, कहाँ कहाँ मौसम साफ होने वाला है ना, तो जो लाइनें खींची जाती है, ऐसे देखा है ना, आदमी चलते रहता है और लाइनें खींची जाती है, ऐसे देखा है। लिख लीजिए आइसोटेक मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखा। आइसोथर्म। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। लिख लीजिए आइसोफाइट वनस्पतियों के, लिखिए वनस्पतियों की समान ऊंचाई को दिखाने वाली रेखा। जैसे पहाड़ों पे वनस्पतियां होती है ना, 4000 मीटर पर, 6000 मीटर पे, तो 6000 मीटर पे किस तरह की वनस्पति मिलती है, तो इसकी जानकारी यहीं से मिलेगी। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट लिख लीजिए वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोकाइनेटिक पवन की या समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए हाइग्रोमीटर ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। वायुमंडलीय आर्द्रता बीपीएससी में पूछा हुआ, जहां भी बीपीएससी का नाम लेता हूँ वो नोट कर लेना है वहां पे, है ना। 22 लिख लीजिए हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी। इससे क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता का माप किया जाता है।
हीटर ग्राफ, इसे 12 महीने के तापमान और वर्षा की माप की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या अच्छी बोले हैं ये 12 माही का क्या बोले थे? हाई तापमान और वर्षा, तापमान और यंत्र वर्षा। यंत्र का क्या नाम बताया था? हीथरग्राफ या हाइथरग्राफ, जो भी लिखना है हाइथरग्राफ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। मौसम और जलवायु का प्रदर्शन किससे होता है? तो लिख लीजिए। बैरोमीटर, इससे क्या मापते हैं? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुदाब। मंडलीय दाब। वायुदाब। अल्टीमीटर, ऊंचाई। ये वायुयान में वायुदाब तथा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ये थे कुछ शब्दावलियां, है ना, जो आपको जानना था। ठीक है, थके तो नहीं है? सर हाँ सर थके? 10 नंबर नहीं सर, थके नहीं है। 10 नंबर में क्या लिखवाए थे सर? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने वाले व्यक्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, वर्षा पर प्रतिशत को मिलाने वाली रेखा, है ना। हाँ तो सर वो मतलब उसका क्या नाम है सर? जैसे ये सब लिखा है ना सर। कितने प्रतिशत कहाँ पे वर्षा हो रहा है ना। हाँ सर। तो अगर एक समान वर्षा मान लीजिए दिल्ली और बिहार में दोनों में हुआ, दोनों के बीच जो रेखाएं खींची जाएगी वही। ठीक है सर वो रेखा का नाम पूछ रहे हैं सर, वो छूट गया है, आवाज नहीं आया था सर आपका। मेरी आवाज नहीं आई थी, सबका समझ आ रही थी। बता दीजिए क्या बताए थे? सुप्रिया, सर वहाँ पे आप बताए नहीं थे सर, वहाँ पे आप वो नहीं बताए थे और सिर्फ वर्षा ऐसे बताना शुरू कर दिए थे। वो क्या उसको कहते हैं, वो रेखा नहीं बताए थे सर उस समय। बताए थे, वो छूट गया था बताना। ऐसा क्या थे? अब ध्यान नहीं है कि क्या बोला था मैंने। आइसोमर बोला होगा। आइसोफाइट के बाद सर ये बताए थे, लेकिन क्या आइसो हाइट बोला था, आइसोफाइट नहीं बोला था। ठीक है, आइसो हाइट। ठीक है, तो सर आइसोफाइट भी है। हाँ आइसोफाइट भी है। आज के लिए यहीं पर क्या आगे चलते हैं क्लास है ना, आगे चलते हैं। आज तो ये भी नहीं है ना, मेंस की क्लास भी नहीं है। तो मेंस की क्लास नहीं तो फिर दिक्कत किस बात की? थकान हो गई है? चलिए। हाँ सर, खाना भी बनाना है। पिज्जा ऑर्डर किया है सर बैलगाड़ी से। पिज्जा ऑर्डर किया सर है। छोड़ दीजिए, कल मॉर्निंग पढ़ाइएगा। चलिए छोड़ देते हैं, आप लोग कहते तो। कल थोड़ा सा ट्रेन में पढ़ के आइएगा, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी